साथियों नमस्कार। आज जानेंगे बाल अपराध की परिभाषा, बाल अपराध क्यों होता है, इसके क्या कारण है और इसके रोकथाम के क्या उपाय है, सब कुछ। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर अब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जाकर के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे फ़ायदा यह होगा कि वीडियो स्वतः आप तक पहुंच जाएगी, लिंक शेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई क्लास मिस भी हो जाता है तो नोटिफिकेशन आपके पास है और आप जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बाल अपराध के बारे में। जानना जरूरी है कि आखिर ये बाल अपराध है क्या, इसका परिभाषा क्या है और क्यों इसके बारे में स्टडी करना जरूरी है, जानना जरूरी है। बेहद ही साधारण इसका परिभाषा है। समाज के द्वारा जो भी आचरण या व्यवहार या नियम, कायदे कानून समाज घर परिवार चलने के लिए बनाए गए हैं, अगर कोई भी बालक या बालिका उसका उल्लंघन करता है या उल्लंघन करती है तो यही बाल अपराध है। अब कायदे कानून की बात करें तो गाली देना, हमारे समाज में गाली देना कोई कानून नहीं है, तो इसका एक समाज में भी एक दायरा है कि गाली देने से आप खराब आदमी हो जाते हो, एक गलत आदमी आपको कहा जाता है। इसका मतलब गाली देना भी बाल अपराध है। किसी को मारना वह भी बाल अपराध है। किसी से झगड़ा करना वो भी बाल अपराध है। अगर आप दिन भर सोए रहते हो, ये भी कायदा कानून सरकार ने नहीं बनाया है, या देश दुनिया या हम लोगों ने नहीं बनाया, हमारे समाज ने नहीं बनाया, यह भी एक बाल अपराध है। तो बाल अपराध को अगर हम लोग बहुत आसान शब्दों में समझे, हम सभी परिभाषाएं आपको आसान शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पता हो, याद हो और परीक्षा में लिखने में आपको परेशानी नहीं हो। तो अगर हम बेहद सरल शब्दों में बात करें तो समाज द्वारा बनाए गए नियम एवं कायदे का उल्लंघन ही बाल अपराध है। मतलब जो व्यवहारिक नहीं है, अव्यवहारिक कार्य करना बाल अपराध है। साथियों अगर हम बात करें कि ये बाल अपराध होते क्यों हैं, ये जानना जरूरी है। क्यों होते हैं बाल अपराध, इसके क्या कारण है, तो अब हम बात करेंगे इसके कारण पर। क्यों होता है बाल अपराध, क्या कारण है इसके, और फिर आगे चल के इसके समाधान पर भी बात हम लोग करेंगे। कारण को जानना जितना जरूरी है, समाधान को जानना उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो पहला जो 5 प्रमुख कारण है बाल अपराध का, तो पहला कारण है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब हुआ कि जिस घर में माँ बाप पहले से अपराधी हैं या उस घर में और भी कोई अपराधी है, उसके चाचा है, भाई है, हो सकता है उनके दादा परदादा हो, आस पड़ोस वाले भी हो जो उनके रिलेटिव हैं, तो इसका असर बच्चों में आता है क्योंकि बच्चे शुरू से वही देखते हैं और वही सुनते हैं और वो रास्ता उनको आसान लगता है बाकी रास्तों की अपेक्षा। इसीलिए उनकी प्रवृत्ति शुरू से ही आपराधिक हो जाती है और वो बचपन से ही शुरू हो जाते हैं, अपराध के काम में लग जाते हैं। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है शारीरिक। तो शारीरिक कारण के बारे में हम लोग ये बोलेंगे कि जिस तरह से कोई बच्चे में किसी अंग का विकास अच्छे से नहीं हो पाया, जिसको आजकल विकलांग ना बोल के दिव्यांग बोलते हैं, तो जो दिव्यांग जन है जिनका मानसिक विकास उस स्तर से नहीं हुआ जो होना चाहिए था, या एक हाथ नहीं हुआ, या एक पैर नहीं है, या वो सुन नहीं पा रहा, या देख नहीं पा रहा है, या वो बहुत दुबला पतला है, या बहुत बीमार रहता है, इस तरह का जो भी चीज़ें हैं जो शारीरिक रूप से आदमी को पूर्ण सक्षम नहीं बनाता है, इस तरह से कुछ भी कमी अगर उसके अंदर है
तो वो चिड़चिड़ापन होता है और वो दूसरों के नज़र से खुद को देखता है और फिर वो महसूस करता है कि हम में वो कमी है। तो ये कमी जो है उसको समाज विरोधी बनाता है, उसको लगता है कि हमारी इस कमी में बाकी लोग जिम्मेवार हैं। तो वो उसमें उसके अंदर एक कमी आती है और धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति भी आपराधिक होने लगती है। तो ये एक बड़ा कारण है बाल अपराध का। पर ऐसे बाल अपराधी चोरी डकैती इत्यादि ना करते हैं, पर वो चिड़चिड़ापन, गाली करना, ग्लौज करना, मारपीट करना, काम नहीं करना, किसी को काम में डिस्टर्ब करना, इसका बात उसको कह के उसमें झगड़ा लगा देना, इस तरह के अपराधों में वो ज़्यादा संलिप्त होते हैं। तो अब हम बात करेंगे सामाजिक कारण का। सामाजिक कारण को दो भागों में बांटना बेहद जरूरी है। पहला परिवार के अंदर का कारण और दूसरा परिवार के बाहरी कारण। अब आप कहेंगे कि सामाजिक कारणों में परिवार की चर्चा क्यों किया जा रहा है? तो साथियों, बिल्कुल हम बता दें कि परिवार भी समाज का अंग है। परिवार के अंदर और परिवार के बाहर के कारणों को भी सामाजिक कारण कहते हैं। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारा खुद का परिवार है वो हमारे समाज का एक अंग है। इसीलिए सामाजिक कारण में परिवार शब्द को भी मैं जोड़ रहा हूँ। तो परिवार के अंदर कुछ कारण है और परिवार के बाहर कुछ कारण है। कि मैंने आपको बताया कि बाल अपराध के कारण को दो प्रमुख भागों में हमने बांटा है और अब उसके अंदर की बातों को जानने की जरूरत है। अगर हम बात करते हैं कि परिवार के अंदर क्या क्या कारण है जिससे बाल अपराध बढ़ते हैं या बाल अपराधी हो जाते हैं, तो इसके लिए जो पहला कारण है वो है टूटा परिवार। टूटा परिवार का क्या मतलब हुआ? किसी के माँ बाप में माँ अलग हो गए, बच्चा बाप के सहारे जी रहा है, बाप अलग हो गए, बिना बाप का बच्चा माँ के सहारे जी रहा है, या फिर बहुत छोटा परिवार, अगल बगल में दादा दादी चाचा चाची सब हैं और आपके साथ केवल आपके मम्मी पापा हैं। तो यह भी एक कारण होता है बाल अपराधी में। ये बाल अपराधी पूरी तरीके से मानसिक विकास पर निर्भर करता है। तो इन वातावरण में बच्चे का मानसिक विकास बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है और वो अपराधी प्रवृत्ति में संलिप्त हो जाते हैं। दूसरा है अपराधी भाई बहन या रिश्तेदार। अगर किसी परिवार में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पहले से ही कोई अपराधी मौजूद है और उसका संगत, चूंकि एक परिवार में है तो उसका संगत तो उसको मिल ही रहा है, ऐसे में बच्चों के अपराध करने की या अपराधी बनने की संभावना बहुत ज़्यादा। और तीसरा है अशिक्षित परिवार। अगर किसी परिवार में शिक्षा का बेहद अभाव है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है बच्चों को, बच्चे जो गतिविधि कर रहे हैं, बच्चे जो तरीका अपना रहे हैं, माँ बाप को ये नहीं पता है कि वो तरीका सही है या गलत है। मान लीजिए अगर बच्चे मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल पर क्या देख रहे हैं माँ बाप को पता नहीं है, या बच्चे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो माँ बाप के समझ से बाहर की चीज़ें हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ऐसे वो धीरे धीरे, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है तो बेरोक टोक धीरे धीरे अपराधी बन जाते हैं। और उसके बाद है अनैतिक परिवार। अनैतिक परिवार का मतलब ये है कि आजकल के ज़माने में जब से व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया और बढ़ गया है, लोगों से कनेक्ट करना और भी आसान हो गया है, उस दौर में काफ़ी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वैवाहिक के बाद दूसरे पुरुष या महिलाओं के साथ संबंध, ये चीज़ें भी बहुत निकट के सामने आ रही है और ये चीज़ें जल्दी छुपती नहीं है, समाज में आ जाती है। तो समाज और परिवार में जब ये चीज़ें आती हैं तो इसका बेहद ही नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और बच्चे भी उस मानसिकता से में लग जाते हैं और उस तरह के अपराधी बनने की उनकी संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। और पांचवा है माता पिता द्वारा तिरस्कार। कभी कभी हम देखते हैं कि घर के परेशानियों के बीच माता पिता इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं अपनी समस्याओं को सुलझाने में या जो अभाव है उनकी ज़िंदगी में उसको दूर करने में, कि वो बच्चे पर अपना ध्यान कम दे पाते हैं
और मसलन बच्चे कुछ भी पूछते हैं, बच्चे को डांट मिल जाता है। मुझे ये चाहिए तो डांट, मुझे वो चाहिए तो डांट, मुझे ये बता दो तो डांट, मुझे ये बता दीजिए तो डांट, मुझे ये खाना है तो डांट। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं माता पिता के द्वारा बच्चों का तिरस्कार करना। और ये भी घटनाएं कोई आश्चर्यजनक नहीं है, ये घटनाएं भी आजकल बहुत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में भी बच्चों के अपराधी बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। आइए उसके बाद हम छठा करते हैं पारिवारिक नियंत्रण। कभी कभी हम देखते हैं कि माता पिता इतने अंकुश लगा देते हैं बच्चों पर, उनके खाने पर अंकुश, उनके पढ़ने पर अंकुश, कहीं जाने पर अंकुश, वो काफी नियंत्रित करते हैं। उनके पढ़ने पर भी अंकुश, ये क्यों पढ़ रहे हो, ये पढ़ो, आर्ट्स क्यों पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ो, हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो, गणित पढ़ो। उसका अगर मन हिस्ट्री पढ़ने का है तो जबरन उसको अगर हम गणित पढ़ाते हैं तो ये भी एक अच्छी बातें नहीं है। इसके अलावा भी उसके पहनने पर भी अंकुश, ये मत पहनो, बात करने पर भी अंकुश, उससे क्यों बात करता है, वो अच्छा लड़का नहीं, वो अच्छी लड़की नहीं, इससे बात करो। हर चीज से माँ बाप अपने को खूब अच्छा समझते हैं, जो बहुत समझदार है, और अपनी सारी समझदारी बच्चों पर थोपना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के अपराधी बनने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि आप जिन चीजों को रोकिएगा बच्चा उस बारे में ज्यादा सर्च करेगा, ज्यादा जानने और समझने की कोशिश करेगा, और ये ही से उसका मानसिक रूप से अपराधी बनने की शुरुआत होती है। और इसके बाद हम कहते हैं दूषित वातावरण। हर घर का वातावरण अच्छा ही हो ऐसा नहीं हो सकता है। कई जगह हम देखते हैं कि उन अगल बगल वालों से या पास पड़ोस से या चाचा से या दादा से, मामा से, मौसा से, बुआ से, फूफा से, जो आसपास में रहते हैं उन लोगों की आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ होती है। और इस लड़ाइयों की वजह से बच्चों का वो विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि यही चीज़ वो देखते हैं। कभी कभी तो माता पिता भी आपस में खूब लड़ते हैं और बच्चों के सामने लड़ते हैं। कहते हैं कि छोटा घर है तो हम लड़ने के लिए कहीं दूसरी जगह तो जाएंगे नहीं। तो बच्चों के सामने ही लड़ाइयाँ होती है, और ये लड़ाइयाँ बच्चों के मन मस्तिष्क पर बेहद ही बुरा प्रभाव डालता है। और इस तरह के वातावरण में पोषित किए गए बच्चे भी अपराधी होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, ये हुआ परिवार के अंदर के कारण जो बच्चों को अपराधी बनाती है। और अब हम बात करेंगे परिवार के बाहर, यानी आसपास का माहौल, गांव समाज का माहौल कैसा होता है, इस वजह से भी कुछ बच्चे अपराधी बनते हैं। इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो परिवार के बाहरी कारण भी 7 हैं। जैसा परिवार के अंदर के कारण को हमने 7 भागों में रखा, परिवार के बाहरी कारण भी 7 भाग में है। सबसे पहला है बुरा पड़ोसी। पड़ोसी आपका कैसा हो, ये हमारे घर के विकास पर, हमारे घर में जितने लोग हैं वो सभी के विकास पे बहुत ही सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालता है। क्योंकि पड़ोसी, हम लोग गांव में कहते भी है, पड़ोसी गोतिया दाखिल। आप बहुत कुछ बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं बदल सकते हो। तो पड़ोसी का अच्छा होना या पड़ोसी के साथ हमारा संबंध अच्छा होना हमारे बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए हमारे आसपास 4 घर हैं, चारों घर में बच्चे खूब पढ़ते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं और माँ बाप का कहना मानते हैं। तो हमारे बच्चों की दोस्ती किससे होगी? उसी 4 घर के बच्चे से होगी। तो उसको वैसा ही माहौल मिलेगा और वो वैसा ही हमारे घर में आकर के भी पढ़ाई लिखाई करेगा और व्यवहार करेगा। दूसरी तरफ अगर इस गांव में खेल का वातावरण है, बच्चे खूब खेलते हैं, खेलना बुरी बात नहीं है, खूब खेलते हैं, तो निस्संदेह हमारे बच्चों पर भी खेल का एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, हमारे बच्चे भी खेलने वाले होंगे। तीसरा उदाहरण, अगर इस मोहल्ले में गाली गलौज मार पीट बच्चे वही करते हैं, उनको पढ़ने और खेलने से ज्यादा मतलब है नहीं, तो हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे बच्चों की दोस्ती किसके साथ होगी? उन्हीं के बच्चों के साथ होगी ना। तो ऐसे स्थिति में हमारे बच्चे को बिगड़ने की ज्यादा संभावना है। अच्छा पड़ोसी तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम उनको कैसे बचा सकते हैं इस बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तो दूसरा कारण मनोरंजन का अभाव। दोस्तों, अगल बगल में खेल का ग्राउंड नहीं होना, घर में टीवी नहीं होना, आज के युग में मोबाइल नहीं होना, आप खेल का कोई संसाधन उनको नहीं दे रहे हैं,
या बच्चों को जिस चीज में मन लग रहा है वो संसाधन हम नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तो यह भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि बाल मस्तिष्क में मनोरंजन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जो आगे हम बात करने वाले हैं। मनोरंजन मस्तिष्क विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मस्तिष्क का विकास होता है और बच्चे का दिमाग तेज होता है। अगर ये संसाधन हम नहीं दे पाते हैं तो बच्चे का समय गलत चीज़ों पर जाएगा, नकारात्मक चीज़ों पर जाएगा और फिर उनके अपराधी होने का संभावना बढ़ जाता है। इसीलिए मनोरंजन का साधन हमें देना चाहिए, या घर में या घर के बाहर, समाज में। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो भी बड़े लोगों का कॉलोनी और कैंपस या फिर उसका अपार्टमेंट होता है, वहाँ खेलने का, तैरने का क्लब इत्यादि बना करके दिए जाते हैं, ताकि बच्चों को मनोरंजन का समुचित व्यवस्था वहाँ हो और उसका मस्तिष्क का विकास ज़्यादा हो। तीसरा है होटल और क्लब। जो बच्चे होटल में काम करने के लिए चले जाते हैं मजबूरी बस, या फिर थोड़ा किशोरावस्था हुए नहीं होटल में खाना जाना शुरू कर देते हैं, और थोड़ा सा युवा अवस्था आया नहीं क्लब में जाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ का वातावरण कैसा होगा? वहाँ का वातावरण कभी भी हमारे लायक नहीं होगा, क्योंकि एक अलग ही दुनिया में आप महसूस करते हैं जब वो होटल और क्लब में जाते हैं, तो वो हमारे व्यवहारिक दुनिया से अलग होता है। तो यहाँ से बच्चों का निगेटिव शुरू हो जाता है, निगेटिविटी, नकारात्मकता आती है और फिर वहाँ से वो अपराधी बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। वहाँ अक्सर देखते हैं हम लोग शराब, दारू, सिगरेट, मांस, मछली, बहुत सारी चीज़ें वहाँ होती है, डांस और बहुत सारे अनैतिक कार्य भी होते हैं। तो ऐसे जगह बच्चे अगर कम उम्र में या ज़्यादा उम्र में भी जाना शुरू कर दिए तो उनके बिगड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हमें ध्यान से अपने बच्चों को वहाँ जाने से रोकना चाहिए। और स्कूल का हालात, जो चौथा महत्वपूर्ण कारण है, स्कूल का हालात। हम सभी जानते हैं कि घर के बाद सबसे ज़्यादा समय बच्चे स्कूल में देते हैं। स्कूल का कैसा वातावरण है सभी जानते हैं कि इस घर के अलावा बच्चों का सबसे ज़्यादा समय स्कूल में व्यतीत होता है। स्कूल का वातावरण हमेशा अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं हमेशा अच्छे हो ये जरूरी नहीं है। तो हम गार्जियन के रूप में, पेरेंट्स के रूप में, माता पिता के रूप में हमें अपने स्कूल के वातावरण को भी ध्यान में रखना चाहिए। मसलन स्कूल में पढ़ाई से ज़्यादा गपशप टीचर करते हैं तो हमारे बच्चे वही सीखेंगे। स्कूल में अनुशासन नहीं सिखाया गया तो हमारे बच्चे में सदैव अनुशासनहीनता रहेगी। स्कूल में बौद्धिक विकास नहीं किया गया तो सदैव हमारे बच्चों के बौद्धिक विकास में कमी रहेगी। स्कूल में खेल कूद नहीं कराया गया तो खेल वाला अनुशासन से बच्चे वंचित रह जाते हैं। स्कूल में अगर शिक्षिकाएं सिलाई और बुनाई का काम कर रही हैं बैठ के आपस में बात करके, बच्चे वही देखते हैं और उनके लिए शिक्षा और शिक्षक ऐसे ही हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम सभी लोगों को हमेशा स्कूल का विजिट करना चाहिए, स्कूल घूमना चाहिए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। ये नहीं सोचिए कि उस स्कूल में 5,000 फीस देते हैं तो वहाँ का सब कुछ अच्छा होगा। नहीं, आपको स्कूल विजिट करना है और अपने बच्चे के लिए करना है, अपने बच्चे के विकास के लिए करना है। एक और जो महत्वपूर्ण कारण है, बूढ़े प्रौढ़ का साथ। प्रौढ़ मतलब वृद्ध या युवावस्था के बाद का, और वृद्ध के पहले का अवस्था भी प्रौढ़ है और वृद्ध को भी हम प्रौढ़ कह सकते हैं। तो बूढ़े प्रौढ़ का साथ, अगर हम बच्चे हमारे वैसे बुजुर्ग के साथ हैं जो शराब पीते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, जो मारपीट करते हैं, जो बिना मतलब किसी को डांटते रहते हैं, या जो सेक्सुअल गतिविधि में भी शामिल हैं, ऐसे प्रौढ़, बहुत सारे ऐसे प्रौढ़ से हमें अपने बच्चों को बचा के रखना है। हम नहीं जानते हैं कि कौन प्रौढ़ कैसे है। तो ऐसे जो घर के बुजुर्ग हैं या युवावस्था के बाद के अवधि के जो लोग घर में हमारे हैं, हमें उन पर भी बारीक नज़र रखना है अपने बच्चों के लिए। और छठा है विज्ञापन। आजकल मोबाइल, टेलीविज़न, अखबार, मैगजीन्स का दौर है। बड़े ही आसानी से सभी तरह के मैगजीन्स हमारे मोबाइल में आ जाता है। तो वो मैगजीन वहाँ क्या आ रहा है, किस तरह के मैगजीन आ रहा है, आप अगर सर्च करते हैं कोई बढ़िया चीज़, फिर भी उसमें ऐड आ जाता है वो खराब चीज़ों का आ जाता है। और उसके बाद आपको
वो चीज़ आता है जो आप जानना चाहते हैं, एक कुछ सेकंड के लिए ऐड आ जाता है। फिर आप टेलीविज़न पर आते हैं तो टेलीविज़न पर भी आजकल तरह तरह के प्रचार आ रहे हैं। एक अच्छे धारावाहिक के बीच में भी बुरे प्रचार आ जाते हैं जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए या बच्चों के लिए सही नहीं है। ऐसे प्रचार को देखने के बाद या अखबारों में तरह तरह के विज्ञापन आते हैं जो मना मस्तिष्क को बिगाड़ने का काम करता है, जो बच्चों के दिमाग को में काफ़ी सवाल पैदा करता है और उस सवाल का जवाब वो हमसे आपसे शिक्षकों से नहीं पूछ पाते हैं, तो उसको सर्च करने के लिए इंटरनेट और मोबाइल का सहारा लेते हैं। तो विज्ञापन थोड़ा देर के लिए आता है लेकिन हमारे मस्तिष्क को झकझोर के चला जाता है और उससे जो सवाल निकल के आते हैं उसको सर्च करने के लिए बच्चे कहीं और घूमने लगते हैं और भटकने लगते हैं इंटरनेट की दुनिया में या और भी व्यवहारिक दुनिया में, अव्यवहारिक दुनिया में भटकने लगते हैं। तो दोस्तों आज का जो दौर है उसमें प्रचार और विज्ञापन से तो हम बच्चों को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके का प्रचार आ जाता है। सरकारें भी यही नहीं सोचती है, कंपनी वाले भी नहीं सोचते हैं कि किस तरह के प्रचार को किस एपिसोड में या किस तरह के कार्यक्रम में हमें प्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ऐसे कुछ प्रचार आते हैं और हम देखते हैं कि हमारे बच्चे उस योग्य हैं तो हमें अपने बच्चों से बात करना चाहिए या उनके मन में जो सवाल आता है समय रहते हमें उनको बताना चाहिए। माँ बाप को दोस्त बन करके अपने बेटे और बेटियों के साथ बात करना चाहिए और उनके अंदर जो भी शारीरिक बदलाव हो रहा है उसके बारे में उनसे स्पष्ट बात करना चाहिए, चाहे वो महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर का बदलाव हो या लड़कों के अंदर का बदलाव हो। ये जिम्मेदारी आपको, हमको यानी कि माँ बाप को उठाना पड़ेगा, शिक्षकों को भी उठाना पड़ेगा। अगर हम नहीं जिम्मेदारी उठाते हैं तो ये जिम्मेदारी समाज के गलत तत्वों के पास चली जाती है और उससे हमारे बच्चों में गलत संदेश जाता है और गलत दिशा में वो आगे बढ़ते हैं। और जो सातवां है वो सामाजिक प्रथाएं। सामाजिक प्रथाएं जैसे विधवा विवाह नहीं होना, विधवा का शादी नहीं होगा, ये किशोरियों में बेहद ही गलत मानसिकता पैदा करता है। बाल विवाह हो जाना यह भी एक गलत परंपरा है और इससे भी किशोरियों के दिमाग में बहुत ही गलत असर पड़ता है। और आप देखेंगे कि किशोरी अपने लिए कुछ प्लान नहीं कर पाते हैं और वो मैट्रिक पास करने से पहले और तो जैसे 10-12 साल के हुए अपने आप को गार्जियन के सुपुर्द कर देते हैं। अब तो उनकी जिम्मेदारी है, वो मुझे पढ़ाएं लिखाएं, शादी करे ना करे, क्योंकि इससे उनको वो चाह करके भी कुछ कर नहीं पाती हैं। तो वो अपने आप को वो जानती हैं कि माँ पिताजी को जो मन होगा वही करेंगे, मेरे बोलने कहने से कुछ नहीं होगा। तो कम उम्र किशोरियों की शादी होना एक सामाजिक अपराध है और ये भी किशोरियों के मन मस्तिष्क पर गलत प्रभाव डालता है। इस विषय पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है और इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके किशोरियों की शादी कब होनी चाहिए इस विषय पर आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सामाजिक प्रथाएं हैं, जैसे किसी को डाइन कहना, किसी के नज़र को खराब कहना कि वो देख लेगी तो बच्चा हमारा बीमार पड़ जाएगा। ये सब सामाजिक कुप्रथाएं हैं। इसको प्रथा ना करके इन सभी चीज़ों को कुप्रथा कहना पड़ेगा। तो ये जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं ये बहुत गलत असर डालता है बच्चों और बच्चियों पर। तो ये कुप्रथाओं से हमें तो बचना ही चाहिए और जब हम बचेंगे तभी हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं। तो हमें ये बात बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। और अब हम बात करेंगे बाल अपराध के चौथे और पांचवें कारण के बारे में। चौथा कारण आर्थिक कारण भी है जिसके वजह से बच्चे अपराध की दुनिया में निकल जाते हैं, जैसे निर्धनता, बेकारी, अस्थिर रोजगार और परिवार के लोगों का ताना। ये कुछ ऐसे आर्थिक कारण है जिससे बच्चे मानसिक स्थिति बिगड़ती है और वो अपराध की दुनिया में आगे बढ़ जाते हैं। निर्धनता, अगर किसी घर में गरीबी है,
खाने का अभाव है, पढ़ने लिखने का अभाव है, सुविधाओं का अभाव है, तो ऐसे बच्चे जल्दी से जल्दी उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और मसलन चोरी करना, छीनना, मारपीट करना, लूटना जैसे गतिविधि में वो लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम मेहनत से उनको वो प्राप्त हो जाता है जो मेहनत करने से उनके माँ बाप को प्राप्त नहीं हो पाता। बेकारी, अब बेकारी बहुत सारे क्षमताओं के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद हमारे पास अगर कोई जॉब नहीं है या जॉब आता जाता रहता है, जो स्थिर रोजगार है, आज जॉब मिला, 2 दिन 4 दिन के बाद फिर जॉब खत्म हो गया, 6 महीने काम किया, फिर नौकरी चली गई, तो एक अस्थायी आर्थिक स्थिति घर में होता है, घर की आर्थिक स्थिति बैलेंस नहीं हो पाता है, और ऐसी स्थिति में ये जो आर्थिक बेकारी है उत्पन्न होती है और इसका असर सीधे सीधे हमारे बच्चों को पड़ता है, उसकी मना स्थिति पर पड़ती है और वो भी आर्थिक अपराध की ओर निकल पड़ते हैं। बाल्य अवस्था में ही वो आर्थिक अपराध की ओर निकल पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो बाल अपराधी की श्रेणी में आ जाते हैं। और लास्ट में है पारिवारिक ताना बाना। कभी स्थिति क्या होती है कि बहुत बड़ा 14 साल ही हमारी उम्र है, लेकिन हमारे माँ बाप हमसे उम्मीद करते हैं बेकारी और निर्धनता की स्थिति में कि मैं इसी उम्र में उनको कमा करके देना शुरू कर दूँ, और अगर नहीं दे पाता हूँ तो ये भी एक बड़ा कारण बनता है कि माँ बाप ताना मारते हैं, कुछ नहीं करता है, पढ़ता लिखता नहीं है, 2 रुपये कमाता नहीं, इसको माँ बाप का चिंता नहीं, तो घर का हालात का चिंता नहीं है, पता नहीं आगे चल के क्या काम करेगा, ये कोई काम का नहीं रहा। ये सभी बातें माँ बाप बहुत आसानी से बिना सोचे समझे बच्चों को बोलते हैं, और इससे क्या होता है कि बच्चे के मन मस्तिष्क पर बेहद ही बुरा प्रभाव पड़ता है और वो आर्थिक और फिर वो बाल अपराध की ओर आगे बढ़ता है। ये हाल सिर्फ गरीब और बेकार वाले परिवार में नहीं है, अच्छे परिवारों में भी अगर ना पढ़ो तो उसके लिए ताना, ज़्यादा पढ़ो तो भी उसके लिए ताना, किसी के यहाँ जाओ तो ताना, किसी के यहाँ नहीं जाओ तो भी ताना, बहुत सारे ताना माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं बिना सोचे समझे। तो हमें ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी मानसिक स्थिति को सही रखना चाहते हैं, उनका मानसिक विकास सही रूप से चाहते हैं, तो माँ बाप को ताना मारने से किसी भी हाल में बचना चाहिए। इससे अच्छा है कि हम उसके साथ बात करें, उनकी समस्याओं को सुने, अपनी समस्याओं को बताएं और फिर मिलकर के कोई निष्कर्ष पर पहुँचे। और अंतिम कारण है मनोवैज्ञानिक कारण। कुछ बच्चे चिड़चिड़ा होते हैं और वो मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार ही पैदा लेते हैं, तो ये एक कारण है कि जो मानसिक रूप से कमज़ोर है वो आर्थिक अपराध की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण है कि घर में उसकी इच्छाओं की पूर्ति बिल्कुल नहीं हो रही है, ऐसे में वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहीं और देखते हैं, किसी और की तरफ देखते हैं और उसे हासिल करने के लिए वो अपराध करने लग जाते हैं और वो आपराधिक क्षेत्र में, अपराध की दुनिया में शामिल हो जाते हैं। और बेहद महत्वपूर्ण कारण है कि घर में अगर किसी को तिरस्कार किया जाता है तो वो तिरस्कार, जो ताना बाना की बात मैं बोल रहा था, तो तिरस्कार करना भी, अगर हम अपने ही बच्चों का तिरस्कार करते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं, उसकी कमियों को ज़्यादा, उसके गुणों को कम निखार के सामने लाते हैं, तो ऐसी अवस्था में बच्चे में चिड़चिड़ापन आता है और वो खुद के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि क्या मुझ में ये कमी है, क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं दूसरे बच्चों की तरह नहीं हूँ, क्या मैं बगल वाले बच्चों की तरह नहीं हूँ, या क्या मैं अपने भाई की तरह नहीं हूँ, क्या मैं अपने पापा की तरह सही नहीं हूँ, क्या मैं अपनी मम्मी की तरह नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ सोचने लगते हैं और उन्हें एहसास होता है कि शायद हम इन लोगों के जैसे नहीं हैं, इसीलिए घर में मुझे सबसे ज़्यादा तिरस्कृत किया जाता है, सबसे ज़्यादा उपहास उड़ाया जाता है। और फिर वो दूसरे तरफ सोचना शुरू करते हैं, नकारात्मक चीज़ें उनके घर आती है और वो नकारात्मक रूप से अपराध की ओर आगे बढ़ जाते हैं।
तो बाल अपराध के ये 5 प्रमुख कारण है और इसके अंदर के कारणों को भी मैंने विस्तार से आपको बताया है। साथियों, अब तक आपने देखा कि बाल अपराध के कारण क्या है और बाल अपराध है क्या। कारण जानने के बाद अगर समाधान की बात ना की जाए तो ये अभ्यास अधूरा है, यह जानकारी अधूरी है। इसीलिए हमें बात करना चाहिए कि बाल अपराध का रोकथाम कैसे होगा। तो दोस्तों, बाल अपराध के रोकथाम के 3 उपाय हैं और जितना भी मैंने आपको कारण गिनाया है वो सभी कारण में ही रोकथाम नजर आ रहे थे। तो आप जो भी कारण मैंने आपको बताया है उसमें आप देखे होंगे कि माता पिता की भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण था बच्चों के बाल अपराध विकसित होने में। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान देते हुए हमें माता पिता द्वारा हम बच्चों को रोक सकते हैं बाल अपराध बनने से। कैसे रोक सकते हैं? अगर इस पे बात की जाए तो उचित वातावरण घर का हो, माता पिता आपस में झगड़ा ना करें और जो परिवार के बुरे सदस्य हैं, जो गलत कार्यों में लगे हुए हैं, उनसे हम बच्चों को दूर रखें। अगर हमारे परिवार में ज़्यादातर खराब लोग हैं तो हमें बच्चों को अलग रखना पड़ेगा। अगर हम बच्चों का विकास चाहते हैं तो 1-2 गलत लोग हैं उनसे हम अपने बच्चे को क्या घर में बचा के रख सकते हैं? क्या हम अपने आस पड़ोस में खेल की कोई जगह विकसित कर सकते हैं लोगों के साथ बात करके? क्या हम बच्चों को अच्छे लोगों के संगत में, पढ़ने लिखने खेलने कूदने वाले बच्चों के संगत में रख सकते हैं? हमें बहुत गंभीरता से बच्चों के सर्किल पर ध्यान देना होगा और बच्चों के जो सर्किल है उनके पारिवारिक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि पर भी ध्यान देना होगा। सिर्फ स्कूल भेज देने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि स्कूल के वातावरण को भी हमें देखना पड़ेगा। तो बच्चों को बाल अपराध से रोकने में माता पिता की अहम भूमिका है। क्लब होटल में जाने से रोकना पड़ेगा। मनोरंजन के उचित साधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसे हर चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, कुछ जरूरी चीज के लिए आप उनको बाध्य कीजिए और अगर उनकी कुछ मांगे जायज है उसको मानने के लिए आप बाध्य हो जाइए। बच्चे को अपना दोस्त समझ करके उनके साथ व्यवहार कीजिए और उनकी समस्या तब वो खुद ब खुद अपनी समस्याएं, अपने शौक, अपना पसंद आपसे शेयर करेंगे। फिर आप एक अच्छे गार्जियन, अभिभावक की भांति आप उनको उचित परामर्श दे सकते हैं। शरीर के अंदर जो भी बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में माता पिता समय रहते बच्चों से बात करनी चाहिए। और अगर आपके पास बेटे और बेटियां दोनों हैं तो दोनों की समस्याओं को दोनों के साथ एक साथ बैठ के दोनों की समस्याओं को शेयर कीजिए। अब जमाना वो नहीं है कि आप शर्माएंगे, शर्माने का दिन गया। आपको अपने बच्चों से बात करनी पड़ेगी। ये सभी चीजें माता पिता को देखना पड़ेगा, तभी जाकर के शायद हम लोग अपने बच्चों को उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं, उचित माहौल, पारिवारिक माहौल दे सकते हैं और तब जाकर के हमारे बच्चों के अपराधी होने के या बिगड़ने की संभावना बहुत कम रह जाती है। दूसरा है सरकार द्वारा। सरकार की भूमिका बच्चों के अपराधी ना बनने में नहीं है, बन जाने के बाद सुधारने में है। ना बनने में हमारी भूमिका है, माता पिता और शिक्षकों की। लेकिन अगर कोई अपराधी बन गया है बाल्यकाल में, किशोरावस्था में, तो फिर सरकार की जिम्मेदारी आती है। सरकार ने इसके लिए कई सारी योजनाएं और संस्थाओं का बनाया है ताकि वहां पर बच्चों को उचित मार्गदर्शन मिले। छोटे बच्चे अगर अपराध करते हैं तो उनको जेल नहीं भेजा जाता है, उन्हें बाल सुधार गृह भेजा जाता है, उन्हें खुला आश्रय गृह भेजा जाता है, उन्हें बाल देख रेख संस्थानों में भेजा जाता है और वहाँ पर एक उचित वातावरण उनको तैयार करके दिया जाता है जहाँ खेल के साथ पढ़ाई
पोषित भोजन और कौशल विकास भी वहाँ होता है। कौशल विकास के बारे में बताया जाता है और तब फिर उसे अपने माँ बाप को सुपुर्द किया जाता है। सरकार ये सारी सुविधाएं निःशुल्क देती है ऐसे बच्चों के लिए जो अपराधी हो गया है। और जो बड़े बच्चे हैं, जो जुवेनाइल हैं, तो किशोर है, उसके लिए एक अलग न्याय व्यवस्था सरकार ने किया है। अंग्रेज के ज़माने से ही वो न्याय व्यवस्था चालू है जो आज भी काम कर रहा है। ऐसे बच्चों को भी सुधार गृह भेजा जाता है, जहां हम कह सकते हैं कि एक छोटा जेल होता है जहां पारिवारिक माहौल में बच्चों को रखा जाता है और वहां भी उसके अंदर स्किल डेवलप किया जाता है। उनके मनोरंजन का वहाँ भी ख्याल रखा जाता है, वहाँ भी उनको अच्छे भोजन दिए जाते हैं। और जो बच्चे 21 साल से ज़्यादा के हो जाते हैं, ऐसे बच्चे अगर गलती करते हैं तो फिर जो बच्चे 18 साल से ज़्यादा के हो जाते हैं, ऐसे बच्चे जो गलती करते हैं उनको फिर कोर्ट में, न्यायालय में भेजा जाता है। तो 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए भी सरकार ने 2 तरह के न्यायालय को व्यवस्था किया है। जो सबसे पहला, सबसे छोटे बच्चों के लिए है वो है CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। और ये कमिटी के पास ऐसे बच्चों को लाया जाता है और ये कमिटी उनको उनके अनुसार, उनकी सुविधा, उनकी आवश्यकता के अनुसार सरकार की योजनाओं से, संस्थाओं से जोड़कर उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और ऐसे ही संस्थानों में उनको भेजते हैं ताकि वहाँ उनके सुधारने की संभावना ज़्यादा हो। फिर माता पिता को बुला करके और बच्चे को सौंपते हैं। यह एक लीगल कमेटी है, कानूनी कमेटी है, समिति है और इसके जो भी निर्णय है वो न्यायालय से कमतर नहीं है। और जो बड़े बच्चे हैं पर 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसको JJB में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, किशोर न्याय बोर्ड में भेजा जाता है। वो भी एक लीगल बोर्ड है, वहाँ वकील और वहाँ पर भी जो सीनियर मेंबर होते हैं इस कमेटी के वो जज न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं। और यहाँ से बच्चों को सुधार गृह में भेजा जाता है जहाँ काफ़ी बच्चे होते हैं पर वहाँ भी उनका मनोरंजन का, खान पान का, कपड़ों का, कौशल विकास का इत्यादि का ध्यान दिया जाता है और सुधर जाने की स्थिति में उनको अपने माँ बाप को सुपुर्द कर दिया जाता है। और अगर वहाँ भी बच्चे नहीं सुधर पाए, उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गई तो उसको फिर न्यायालय में यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है। तो दोनों कमेटियाँ हर जिले में मौजूद हैं और ये बहुत पावरफुल है और एक कानूनी वैधता वाली संस्थाएं हैं। इनके आदेशों को मानना हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी है, चाहे वो जिले के DM साहब हो या एक गरीब माँ बाप का बच्चा हो या गरीब माँ बाप, सबको मानना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो कारण है वो मानसिक चिकित्सकों के द्वारा कुछ चीज़ें माता पिता के देख रेख या किसी भी प्रकार की कमी के कारण अगर बच्चों के मानसिक विकास में ये ज़्यादा जो फिजिकल रूप से बच्चे गलत करते हैं, अपराध करते हैं, वहाँ ज़्यादा किसकी भूमिका है? सरकार की भूमिका है। फिजिकल रूप से जो भी गलतियाँ करते हैं उसमें सरकार की भूमिका है। लेकिन बच्चे मानसिक रूप से गलती कर रहे हैं या वातावरण की वजह से उनका मानसिक स्थिति उतना विकास नहीं हुआ और वो मानसिक अपराधी के रूप में या मानसिक रूप से अपराध कर रहे हैं, तो उसमें मानसिक चिकित्सकों की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी की ज़रूरत क्यों है और इसे क्या फ़ायदा है, उस एपिसोड को अगर आप ध्यान से सुने होंगे, देखे होंगे, या अगर नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको जाके आप फिर से देख सकते हैं। तो आपको वहाँ पता चलेगा कि मानसिक चिकित्सकों की क्यों ज़रूरत है। अगर किसी बच्चे में मानसिक विकास कम है तो हमें उन्हें मानसिक चिकित्सकों की सहायता लेनी चाहिए। वो अपने व्यवहार से या दवा से इसका इलाज कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे में तत्काल रूप से कोई
अचानक ही कुछ परिवर्तन हो गया जो समाज परक नहीं है, जो समाज के कायदे कानून या परिवार के कायदे कानून से बिल्कुल अलग है, तो उन्हें हमें मानसिक चिकित्सकों के पास ले जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कुछ बच्चे अब बहुत हंसने लगे, पहले ऐसे नहीं थे, या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगे, पहले ऐसे नहीं थे, या बहुत मारपीट करने लगे, पहले ऐसे नहीं थे। तो ये सब जो तत्काल उनके अंदर बदलाव आता है, उसमें तत्काल ही हमें मानसिक चिकित्सकों की सहायता लेनी चाहिए। और ये चिकित्सक फिजिशियन और सर्जन के तरह ही काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करके आते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल करके आते हैं, और इनके पास बहुत सारे उपाय हैं जो हमारे बच्चों को ठीक कर सकते हैं। हमें इनकी मदद लेने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, या इनकी मदद लेने से भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये दोनों हमारे समाज में विकृत या अपराधी मानसिकता वाले बच्चों के लिए ही है। तो इनकी मदद लेने में आपकी या हमारी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और इनकी मदद बेधड़क ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे वारिस का सवाल है, हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमें इन चीज़ों से परहेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने बात किया है बाल अपराध किसे कहते हैं, क्या होता है, उसके क्या कारण है और क्या समाधान है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल पूछिए, और मैं आपको सभी सवालों का जवाब वहां दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। पर मेरा एक अनुरोध है, अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित ही सब्सक्राइब कर ले। आपका 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं होगा, और ये वीडियो स्वतः आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो आपको ATT का जो तैयारी कर रहे हैं, DLED का जो तैयारी कर रहे हैं, इन सबको या किसी भी कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे हैं, वहाँ बाल अपराध, चाइल्ड साइकोलॉजी, इन चीज़ों से रिलेटेड सवाल आते हैं, आपको यह बहुत मदद करेगा। जो अगली वीडियो हम बात करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और वो खेल पर होगा। खेल क्यों जरूरी है, खेल से क्या फायदे हैं, खेल कैसे होना चाहिए, खेल के कितने प्रकार होते हैं, खेल के कितने आयाम होते हैं, उस पर बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।